Hello kids. Hello kids. Today we are going to start few problems on Coulomb's forces and other forces. Let us discuss few problems. बेटा न्यूमेरिकल से भागना मत. न्यूमेरिकल से भागना मत. न्यूमेरिकल से कौन भागते हैं? जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहता है वो भागते हैं. जिनको यूनिट कन्वर्शन नहीं आता है वो भागते हैं. जैसे मान लो पहला प्रॉब्लम कुछ ऐसा है. 2 point charges 5 microcoulomb and minus 10 microcoulomb have coordinates दिए हुए हैं 1 मीटर 0 मीटर -1 मीटर and 2 meter 1 meter 0 meter respectively. Find क्या निकालना है? Magnitude of force experienced by 5 microcoulomb. इस 5 माइक्रोकूलम को कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है? जो 5 माइक्रोकूलम लग रहा है वो -10 माइक्रोकूलम फिट लगेगा. लेकिन जो पूछा गया उसी का जवाब देंगे. और नंबर बी, एक्सप्रेस द फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए. चलो ये कोई छोटा सा न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व किया जाए. कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, चार्जेस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा डायग्राम बना लिया जाए. डायग्राम बनाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी, सहूलियत होगी. अदरवाइज फॉर्मूला कैसे सॉल्व करोगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करो. मान लो ये है Q1. Q1 का 5 माइक्रोकूलम को मैंने Q1 मान लिया. इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 मीटर 0 मीटर -1 मीटर. Q2 -10 माइक्रोकूलम को Q2 मान लिया गया. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2 मीटर 1 मीटर 0 मीटर. आई बात समझ में? अच्छा, चलो इसको मिटा देते हैं. इसका काम खत्म. चार्जेस कैसे हैं? डिसिमिलर चार्जेस हैं. The charges are dissimilar. What happens? They attract each other. एक दूसरे को attract करेंगे along the line joining the two charges. Q2 Q1 को attract करेगा, Q1 Q2 को attract करेगा. इस फोर्स का नाम मैंने दिया F वेक्टर 1 2. इस फोर्स का नाम दिया F वेक्टर 2 1. मुझको F वेक्टर 1 2 पूछा गया है. चलो दोनों के बीच का सेपरेशन को मैंने R कहा. अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है और ये डिस्टेंस आप पता हो जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता हो जाए. यस और नो? यस. और जब वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको पता है आप इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे. बिकॉज जो फोर्स का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स वेक्टर फॉर्म आ जाएगा. लेट अस कैलकुलेट. फर्स्ट से दिस इज R1 वेक्टर. Say this is R2 वेक्टर. जब इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर जानना है तो इस डायरेक्शन के वेक्टर को जान लिया जाए. Now this vector plus this vector is equal to this vector. तो आप कह सकते हो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, जिसको आप R वेक्टर 1 2 भी कह सकते हो, इज इक्वल टू R2 वेक्टर. तो R वेक्टर 1 2 को आप कहोगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से कुछ कहोगे. नाउ
आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स यू नो द पोजीशन वेक्टर्स। अब बताओ R2 वेक्टर को क्या लिखें? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। तो 0k कैप लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। माइनस R1 वेक्टर, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो क्या लिखना चाहिए? i कैप प्लस 0j कैप नहीं लिखते हैं, माइनस k कैप। नाउ 2i कैप माइनस i कैप दैट इज i कैप, j कैप तो यहाँ है नहीं, प्लस j कैप, माइनस माइनस प्लस प्लस k कैप। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड को जान लेना। इसका मैग्नीट्यूड को हम r कह लेंगे। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जानना, जिसको हमने r कहा है। मैग्नीट्यूड पता है आपको कैसे निकालते हैं? कभी आपको मैंने बताया था। कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर दैट इज √3 मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स मीटर में दिए हुए हैं। अगर कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में होते हैं तो सेंटीमीटर लिखते हैं। चलो आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया ना। अब फोर्स निकाला जाए। हमसे पूछा गया है F वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 पाई r स्क्वायर। जो आपको पता है k Q1 Q2 by r स्क्वायर where k is equal to this one in SI system। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 9 into 10/9 है या ना? यस। Q1 मॉड, इसका मैग्नीट्यूड माइक्रो में है, माइक्रो में है। कितना लिखेंगे? 5 into 10⁻⁻6 लिखेंगे। -10 कूलम लिखना है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 10 into 10⁻6 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r कितना निकला? √3 मीटर। इसका स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। इसका स्क्वायर वैल्यू 3। 3 से 3 से करके 3 पे हो गए। 3 5 या 15। अब 10 का पावर देख लो। 10 का पावर 10 to 10 हो गया और 10 to -12 तो कितना हो गया? 10 to -2। तो आप इसको कहोगे 0.15 न्यूटन। ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब वेक्टर फॉर्म में बताना है। जब ये वेक्टर आपको पता है, इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर जान लोगे। जैसे कि r कैप 1 2 को क्या कहोगे? r वेक्टर 1 2 बाय इट्स मैग्नीट्यूड। r वेक्टर 1 2 क्या था? r वेक्टर 1 2 का था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला? मैग्नीट्यूड √3। पार्ट बी का जवाब लिखते हैं। F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू F वेक्टर 1 2 मॉड इनटू r कैप 1 2 ऐसा कुछ लिखेंगे। F वेक्टर 1 2 का मॉड आपने निकाला 0.15। r कैप 1 2 भी आप जानते हो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3 न्यूटन। यूनिट लिखना नहीं भूलोगे। यूनिट अगर नहीं लिखते हो तो नंबर कट जाते हैं। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? तो मैंने कैसे कैसे प्रोसीड किया। सबसे पहले मैंने इस वेक्टर को जानने की कोशिश की। वेक्टर जानने के बाद उसके मैग्नीट्यूड को जानने की कोशिश की। मैग्नीट्यूड को जानने के बाद फॉर्मूला रिकॉर्ड के पुट कर दिया और व्हेन द मैग्नीट्यूड इज मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर तो आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई बात समझ गए? अब अगले प्रॉब्लम की ओर चला जाए। यस। तो जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं एक छोटा सा कॉरस्पॉन्डिंग रफ डायग्राम ही क्यों ना हो उसको जरूर बनाना चाहिए। रफ डायग्राम बनाने से आपको बहुत सारे आइडिया रिकॉल होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस स्मॉल q each
placed along x axis at पोजीशन दिए हुए हैं x is equal to 1 मीटर, x is equal to 2 मीटर, x is equal to 4 मीटर। देख रहे हो बेटा, वैल्यूज देख रहे हो, x is equal to 8 मीटर, वैल्यू डबल होते चला जा रहा है। कहां तक? 2x is equal to infinity, infinity तक वो इनफाइनाइट चार्जेस हैं। calculate the force on a test charge Q naught। एक टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इट इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में इसको और अच्छे ढंग से समझेंगे। थोड़ी देर के लिए आपको क्या समझना है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। प्लेस्ड एट द ओरिजिन, प्लेस्ड एट द ओरिजिन। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहिए, उसमें सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। नंबर बी क्या पूछा गया है? नंबर बी पूछा गया है इफ कंसेक्यूटिव चार्जेस हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन में एक प्लस फिर दूसरा माइनस। कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करना है? कंसीडरिंग द फर्स्ट चार्ज Q at x is equal to 1 मीटर, x is equal to 1 मीटर में जो पहला चार्ज है कैसा है? इज पॉजिटिव। तो अगला चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर अगला चार्ज पॉजिटिव, फिर अगला चार्ज नेगेटिव होगा। What will be the force on Q naught now? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q each are placed along x axis at x equal to 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, 2x is to infinity. Calculate the force on a test charge Q naught, Q naught जो पॉजिटिव चार्ज है, placed at the origin. If consecutive charges have opposite sign, considering the first charge Q at x equal to 1 meter is positive, what will be the force on Q naught now? मैंने क्या कहा, छोटा सा सुंदर सा डायग्राम, वो रफी क्यों ना हो, बना लिया जाए। देखा जाए, मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तेरा ओरिजिन है, x is equal to 0, x is equal to 1 मीटर, x is equal to 2 मीटर, 3 पे नहीं है, x is equal to 4 मीटर, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, x is equal to 8 मीटर। कहां तक ये सिलसिला चला? अप टू इंफिनिटी। यहां भी Q चार्ज है, 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 ये सिलसिला चला इंफिनिटी तक चला, और x इज नॉट पर कितना? Q नॉट चार्ज है। इस पर टोटल फोर्स बताना है। अब रिकॉल करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर, ये सारे चार्जेस इन पर फोर्स लगाएंगे और सारे फोर्सेस को वेक्टर एडिशन कर देंगे तो टोटल फोर्स जान लेंगे। फोर्स ऑन Q नॉट, उसका नाम दिया मैंने F नॉट, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है। तो सारे फोर्सेस किधर को लगेंगे? किधर को लगेंगे? नेगेटिव एक्सिस को लगेंगे। तो इधर यूनिट वेक्टर को माइनस आई कब लिख लेंगे, जैसे आपको वेक्टर से पता है। तो बताओ, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका मैग्नीट्यूड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस को 1 मीटर कह लेंगे, 1 स्क्वायर इनटू माइनस आई कैप। अब बताओ, इनके बीच का फोर्स बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, 2 स्क्वायर इनटू अगेन माइनस आई। अगला वैल्यू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय, बोलो कितना होगा 4 स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। अगला वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय, अगला वैल्यू बोलो 8 स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप। ये सिलसिला कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक चलेगा। जाने दो, अब कुछ कॉमन आउट होगा? बिल्कुल होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट माइनस आई कैप भी बाहर निकल आएगा, तो रह जाएगा 1/1 स्क्वायर दैट इज 1 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 स्क्वायर दैट इज 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 स्क्वायर 1/16 1/64। आपने मैथमेटिक्स में ऐसा कोई सीरीज देखा है? देखा है? इस तरह के सीरीज को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो दिस बाय दिस कितना है 1/4, दिस बाय दिस 1/4, दिस बाय दिस 1/4। इसको कहते हैं कॉमन रेशियो, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, कहते हैं इंफिनिटी तक जोड़ना है तो आपको कुछ मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए सारे फॉर्मूलेस को याद, सारे फॉर्मूले को याद करोगे तो क्या हो गया क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। मैं लिखूं फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, सम टू इंफिनिटी इन जीटी इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हो, कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा हो, अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हो तो r माइनस 1 लिखते हैं ना। यस, जहां a को कहते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाय 1 माइनस 1/4, कॉमन रेशियो 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/4 है, तो कितना हो जाएगा ये 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस आई कैप इनटू ये 3/4 ऊपर गया तो 4/3, ये 4 कट जाएगा तो क्या हुआ क्यू नॉट बाय 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस आई कैप। चेक कर लो कहीं की गलती तो नहीं हो जाए। सही है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आई बात समझ में? ये हुआ पार्ट ई। अब पार्ट बी को सॉल्व किया जाए। अब मैं थोड़ा दूसरे कलर का चॉक का इस्तेमाल करता हूं, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे? पहला चार्ज एट x=1 कैसा था? पॉजिटिव। दूसरा चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ कहा गया है क्वेश्चन में। अब ये जब पॉजिटिव है तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा डायरेक्शन तो इधर ही रहेगा, माइनस साइकिल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस। अगला वैल्यू ये इसको रिपेल करेगा, अगला वैल्यू तो वही रहेगा। अगला वैल्यू ये तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा क्या होगा प्लस। आई बात समझ में? अब तो क्या होगा, ये तो कॉमन आउट हो गया, यहां से 1 रह गया, यहां से क्या रह जाएगा, यहां माइनस को भी मैंने आउट, माइनस आई कैप है ना, माइनस आई कैप को मैंने माइनस को आउट कर लिया, माइनस आई कैप को तो मैंने यहां आउट कर ही लिया है, तो 1 हो गया। अब ये टर्म तुम्हारा नेक्स्ट टर्म क्या है? पॉजिटिव है, तो जब यहां आप माइनस लगो तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव आई कैप हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा? पॉजिटिव। फिर अगला टर्म नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा। यस, अब देखो सर बहुत मजा आ गया। प्रीवियस केस में कॉमन रेशियो 1/4 था, अभी कॉमन रेशियो तो -1/4 है, बिल्कुल -1/4 है। यहां पर कॉमन रेशियो की जगह -1/4 लिख लेंगे, तब क्या हो जाएगा बोलो? 1 -1/4, 1 + 1/4, 5/4, तो ये 4/5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 3 की जगह 5 हो गया, डायरेक्शन वही रह गया। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। तो आपको मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपको मैंने जो थ्योरी में समझाया मैं बस उसी को कुछ न्यूमेरिकल डाटा लेके सॉल्व कर रहा हूं। इसलिए थ्योरी का समझना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स कम ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मैक्सिमम टाइम
ये करो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। आई पसंद में? हाँ, क्लास आने से पहले क्लास को एक बार रिवाइज जरूर करके आना, क्योंकि तुम्हारे सर जो भी पढ़ाते होंगे इन कंटिन्यूएशन पढ़ाते होंगे, जम उछल उछल तो नहीं पढ़ा सकते हैं, सीरीज में पढ़ाएंगे। और अगर एक भी क्लास मिस आउट करते हो तो अगला क्लास फिर आपको समझ में नहीं आएगा। किताब में भी जम जम करके मत पढ़ना, शुरू से लेके आखिरी पन्ने तक पढ़ना। रीडिंग हैबिट इज ए मस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए, क्या कहता है। ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है ऑफ मास m, उसका मास m है, एंड कैरिंग ए चार्ज माइनस q1, मास m है, चार्ज माइनस q1 है, इज moving around a charge plus q2 along a circular path of radius small r, prove that। अरे प्रूफ करना है, आंसर तो पता है आपको, आंसर प्रूव करना पता है, आंसर पता है आपको। प्रूव दैट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो प्रूविंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि आंसर आपको पता रहता है। प्रूव दैट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस q1 अबाउट प्लस q2 इज given by, प्रूफ करना है, t is equal to अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब डिवाइडेड बाय q1 q2। 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, इसको प्रूफ करना है। अच्छा बेटा, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस आर रेस्ट, लेकिन यहाँ चार्ज तो मोशन में है, तो कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम है? तो जब भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, किसी एक खास समय के लिए इक्वेशन लिखेंगे और तब उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा क्लियर? मास m है, चार्ज माइनस q1 है, q2 के चारों ओर घूम रहा है, रेडियस r है, टाइम पीरियड रेवोल्यूशन बताना है, प्रूफ करना, बताना नहीं है, प्रूफ करना है। तो मैंने क्या कहा, छोटा सा रफ फीट ना हो, डायग्राम बनाया जाए, रफ डायग्राम बनाया जाए। से दिस इज द सर्कुलर पाथ। यहां पर कौन सा चार्ज है? प्लस q2। ये रेडियस क्या है? r। ये मास m है, इसका चार्ज क्या है? माइनस q1। चारों ओर घूम रहा है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किधर ही घूम रहा होगा। मान लो इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज, से विद वेलोसिटी v। आपने क्लास 11 में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। कोई तो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। तो ये जो चार्ज इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय। हाँ, centripetal force provides there is the centripetal force is provided by the Coulomb force। centripetal force एक छोटा सा इक्वेशन mv स्क्वायर बाय r, ये तो सबको पता है, पता है, बिल्कुल पता है, वाह वेरी गुड। Coulomb force 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
magnitude of minus q1 magnitude of plus q2 by distance square। एक आध से एक आध कट गया, v जान जाएंगे, m को इधर शिफ्ट करेंगे, रूट मारेंगे तो v निकल जाएगा। सो v is equal to अंडर रूट q1 q2 by 4 pi epsilon naught, m भी इधर आएगा, m into r। चेक कर लो, q1 q2 4 pi epsilon naught r, 4 pi epsilon naught r, ये m भी इधर आएगा, रूट ले लिया, v निकल गया। v जब निकल गया, हमको निकालना टाइम पीरियड, इसको निकालना है टाइम पीरियड 2 pi r by v। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 2 pi r with velocity speed v, distance by speed is the time, that is 2 pi r by v। ये v का वैल्यू है अंडर रूट q1 q2 by 4 pi epsilon naught mr। देखो, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको रूट के अंदर ले आओगे तो ये टर्म आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 pi, ये रूट के अंदर आएगा तो 4 pi स्क्वायर होगा, 4 pi स्क्वायर इंटू 4 pi 16 pi क्यूब हो जाएगा। mr, r स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो mr क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर q1 q2। हो गया, कितना सिंपल प्रॉब्लम था। हमने क्या रिकॉल किया, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का अपने इक्वेशन रिकॉल किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन रिकॉल किया, स्पीड जान लिया, स्पीड जान लिया तो टाइम पीरियड अपने जान लिया, सिंपल। Okay, thank you children. In the next class we'll be discussing some more problems on electrostatics. Thank you.